तो जैसे कल हमने आपकी बात की थी कि हमारे पास बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं, सॉरी गैस्ट्रिक नहीं, मतलब बहुत सारे जूसेस सिक्रेट करते हैं। वहां पे कुछ ना कुछ एंजाइम का सिक्रेशन होता है, और जितनी भी एंजाइम की सिक्रेशन है वो किसके ऊपर एक्ट करती है, आपके सबस्ट्रेट के ऊपर, मतलब बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, और इवन आपका फैट के ऊपर। अब जो हमारा फूड जो है वो एंजाइम की हेल्प से क्या हो गया है, डाइजेस्ट हो गया है, मतलब उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया है। अब उसके बाद कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया, अब हमारी बॉडी क्या करेगी, उस फूड को एब्जॉर्ब करेगी। तो हम आज का हमारा टॉपिक वही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का, जिस फूड का हमने डाइजेशन कर लिया है, जो डाइजेस्ट हो चुका है, अब उसका एब्जॉर्प्शन होना है। तो आप सबको पता है एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, बताइए। एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में एब्जॉर्प्शन होता है? ये सारी चीजें सबको क्लियर है ऐसे तो? एक बार मुझे आंसर बताइए, एलिमेंट्री कैनाल के किस पोर्शन में एब्जॉर्प्शन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा वाला पोर्शन? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो कहां पर होता है बताइए? फूड एब्जॉर्ब कहाँ होता है? जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कहां पर होता है? जेजुनम में। जेजुनम एंड इलियम दोनों में होता है, ठीक है। तो जेजुनम में भी होता है, इलियम में भी होता है। एंड जेजुनम और इलियम में क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, विलाय प्रेजेंट होती है। और विलाय के पास क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज, जो क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, थोड़ी सी थ्योरी है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमने आपके सेल वाला चैप्टर किया था तो हमने वहां पे कुछ ट्रांसपोर्ट की भी बात की थी, तो थोड़ा थोड़ा ट्रांसपोर्ट आज हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो प्लीज उन सारी चीजों को रिलेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक का नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपका डाइजेस्ट हो चुका है, अब हमें उसका एब्जॉर्प्शन करना है। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन क्या है, इज द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जो डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है। और आप मुझे खुद ही बताइए एंड प्रोडक्ट क्या क्या चीजें थी? अमाइनो एसिड थे एंड प्रोडक्ट, साथ में ग्लूकोज था एंड प्रोडक्ट, उसके बाद फैटी एसिड थे एंड प्रोडक्ट, और साथ में क्या था, ग्लिसरॉल था। ये सारी चीजें क्या है, एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का, क्योंकि एंजाइम्स ने एक्ट करके इन सबको तोड़ दिया है। ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हमारे पास ये जो एंड प्रोडक्ट जो है डाइजेशन का, वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब कहाँ पे हो रहा है, जो एंड प्रोडक्ट जो है डाइजेशन का, वो किसके थ्रू पास होता है? पास होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू इनटू द ब्लड और लिम्फ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोसा लेयर होती है वही विलाय का फॉर्मेशन करती है, और विलाय क्या कंटेन करता है, ब्लड कैपिलरीज, और बीच में क्या होता है, लेक्टिल। लेक्टिल के पास क्या होता है, लेक्टिल के पास लिम्फ होता है, और ब्लड कैपिलरीज के पास ब्लड होता है। तो हमारा ये जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है ये कहाँ पे स्टोर हो जाता है, कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड के अंदर और हमारे पास लिम्फ के अंदर। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? तो हमारे पास ये प्रोसेस होता है बाय पैसिव प्रोसेस, बाय एक्टिव प्रोसेस, एंड बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये आप लोगों के लिए भी नए टर्म्स हैं। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या है, इसको भी समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अभी सिंपल सा भी मैं आपको छोटा सा यहाँ पे आइडिया दूंगी कि एक्टिव पैसिव का मतलब क्या होता है। अच्छा, आप सबने डिफ्यूजन के बारे में सुना है? पहले तो आप मुझे ये बताइए, डिफ्यूजन के बारे में पता है सबको, व्हाट इज डिफ्यूजन? अच्छा, डिफ्यूजन सुना है, चलो ओके, वेरी गुड। अगर सुना है तो अच्छी बात है। जो अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, चलो करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस का।
और कैसे करते हैं? along the concentration gradient। अब इसका मीनिंग क्या है? आप सबने देखा होगा, अगर हम अपने घर पे एक जगह अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती तो हमने ओनली एक सिंगल पॉइंट पर जलाई है, लेकिन उसका जो धुआं होता है वो सारे रूम में स्प्रेड हो जाता है। तो देखिए, जहां पर हमने अगरबत्ती आपकी जलाई थी, वहां पर उस धुएं की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हाई थी। धुआं मतलब गैस, तो उस गैस की कंसंट्रेशन वहां पे बहुत ज्यादा हाई थी, और बाकी रूम में थी ही नहीं, ना के बराबर थी। तो जहां पर उसकी कंसंट्रेशन हाई थी, वो अपने हाई से लो की तरफ जाना शुरू हो गया, और आप देखते हो कि धुआं सारे रूम में फैल जाता है। यही डिफ्यूजन है और कुछ नहीं है। इसके अलावा एक एग्जांपल आपने और देखा होगा, अगर आप एक पानी का टब ले लो या बाल्टी ले लो, कुछ भी ले लो, आप आपने पानी है, इसके अंदर वाटर है, और अगर आप उसके अंदर कोई भी डाई डाल लो, जैसे अब मुझे पता नहीं आप लोगों ने ऐसा किया है कि नहीं किया है, जो हमारे पास व्हाइट कपड़े होते हैं उनको हम नील देते हैं ना, ब्लू कलर का, जो जिसको उजाला की फॉर्म में जो मिलता है। हमारे पास पूरा क्लीन वाटर है, मतलब पूरा एक व्हाइट वाटर है, कलरलेस ही होता है, सिर्फ पानी। तो हमने वहां पे थोड़ा सा ड्रॉप डाला उजाला का, और आप देखते हो कुछ कुछ टाइम बाद वो पूरा आपका घुल जाता है आपके पानी में। तो देखिए, जहां पर हमने इसको डाला था, इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन वहां पे बहुत ही कम, उसकी वहां पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन बाकी वाला जो एरिया है, उस एरिया में उसकी कंसंट्रेशन ना के बराबर थी। तो जहां पर कंसंट्रेशन थी, वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ उसने जाना शुरू कर दिया। तो ये भी डिफ्यूजन ही है, कि यहाँ पे जो मेरी डाई है वो क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है। हाई कंसंट्रेशन से कहां पे जा रही है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है। इसी को बोलते हैं along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन देखो, अब जब भी हम इस तरीके का कोई भी प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन होता है, तो क्या हम उसमें कुछ अपनी कुछ एनर्जी देते हैं? क्या हम बोलते हैं कि क्या हम उसमें हेल्प करते हैं? अगर हम हेल्प नहीं भी करेंगे, वो अपने आप ही हो जाएगा। तो जब भी डिफ्यूजन के थ्रू कोई कोई प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इट इज अ पैसिव प्रोसेस। अब पैसिव का मतलब क्या होता है, जहां पर एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, एनर्जी यूज ना हो, उसे कहते हैं पैसिव प्रोसेस। लेकिन मान लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल ये लेते हैं कि आप अपने छत पर खड़े हो, और आप छत से पानी नीचे फेंक रहे हो, तो क्या उसमें कोई एनर्जी लग रही है? बिल्कुल एनर्जी नहीं लग रही है, क्योंकि वो अपने कैसे जा रहा है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। लेकिन अगर आपको सेम पानी को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आना है, तो आपको उस टाइम में एनर्जी की जरूरत है। तो जहां पर एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसे कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। तो एक्टिव प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं, और एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है, किस फॉर्म में यूज करते हैं, एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज किया जाता है। व्हाट इज एटीपी? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे सेल की एनर्जी करेंसी होती है। मतलब सारी एनर्जी हमारे सेल किससे लेते हैं, एटीपी से लेते हैं। तो हमारे पास ए से एक्टिव और ए से एटीपी। एक्टिव प्रोसेस किसे कहते हैं, जहां पे हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं, और पैसिव प्रोसेस किसको बोलते हैं, जहां पर हम एनर्जी का यूज नहीं करते हैं। कोई भी चीज अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगी, यहाँ पे प्लीज उसको आप ध्यान से देखना। एक बुक है, उसको प्लीज समझने की कोशिश करना। एक मिनट। अब सबने सेल वाला चैप्टर किया है, और सबको पता है कि जो हमारा सेल होता है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, किससे बनती है, फॉस्फोलिपिड से बनती है, प्रोटीन भी होती है वहां पे। इसमें किसी को कोई शक तो नहीं है ना, मतलब सबको ये वाली चीजें काफी अच्छे तरीके से क्लियर है, कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, वो हमारे पास लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। और साथ ही साथ में बीच में क्या होते हैं, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। हमने कहा था हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे देखिए, जो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है कुछ चीज का। अब ट्रांसपोर्ट क्यों करवाना है, क्योंकि फूड का क्या हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है, वो
उसका वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है हमारे पास। ये हमारे पास देखिए मान लेते हैं एक सेल है, ये सेल है। तो इस सेल की जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें कुछ इस तरीके से दिखती है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने थोड़ा बाद में ज्वाइन किया है, तो मैं आपको बता दूं हमारे पास ये जो है ना, ये इस तरीके ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये हमारे पास लिपिड का मॉलिक्यूल होता है। तो लिपिड आपका इस तरीके से अरेंज होता है ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं लिपिड्स बाइलेयर। फिर लिपिड की यहाँ पे टू लेयर है। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास देखिए चीजों का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। पहली चीज तो क्या है, मान लेते हैं हमारे पास जैसे ये मेम्ब्रेन है, जैसे सिंपल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, और ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। और ये हमारे पास सेल के अंदर वाला मटेरियल है जिसको हम कह रहे हैं अभी साइटोप्लाज्म। और ये सेल के बाहर वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। बाहर कौन है? ये रेड वाले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। अब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ आना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहला पहला केस क्या होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देखिए बाहर बहुत ज्यादा है और अंदर भी है, लेकिन अंदर बहुत ही कम है, 1 to 2 मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर क्या है, कम है। जब ग्लूकोज अपना अगर इस ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, मतलब अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। और यहाँ पे कोई एनर्जी का यूज नहीं होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये क्या है, डिफ्यूजन ही है। लेकिन सेकंड केस क्या होता है, कई आयंस ऐसे होते हैं कि हमारे पास ये जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है इसको डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम किसकी हेल्प लेते हैं? उस केस में हम लेते हैं अपने चैनल्स की हेल्प लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, और देखो यहाँ पे ये कौन प्रेजेंट है, ये चैनल है। अब ये चैनल क्या काम करता है, किसी का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। एग्जाम्पल ये मान लेते हैं, ये हमारे पास ये जो ब्लू डॉट है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये ग्लूकोज ही है। अब ग्लूकोज को अपने, अब देखो यहाँ पर भी ग्लूकोज अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अंदर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, लेकिन यहाँ पे वो किसी न किसी की हेल्प ले रहा है। और किसकी हेल्प ले रहा है? यहाँ पे किसी उसने प्रोटीन की हेल्प ली है। हमारे पास एक चैनल प्रेजेंट है जो आपका प्रोटीन का बना हुआ है। इसीलिए अगर प्लीज रिलेट करने की कोशिश कीजिए, हमने कहा था फॉस्फोलिपिड में हमारे पास चैनल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होती है? वहां पे चैनल्स होते हैं और उसके अलावा वहां पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। तो ये प्रोटीन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इस चैनल की हेल्प से क्या किया, इस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवा दिया। तो यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पैसिवली ही हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे किसी का यूज कर लिया, तो इस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं फैसिलिएटेड डिफ्यूजन। फैसिलिएटेड डिफ्यूजन बोलते हैं या फिर बोल देते हैं फैसिलिएटेड ट्रांसपोर्ट। ये भी पैसिव प्रोसेस ही है, लेकिन हम यहाँ पे किसी की हेल्प ले रहे हैं। फैसिलिटेटर होता है जो थोड़ा सा काम को इजी कर देता है। लेकिन यहाँ पे देखिए थर्ड प्रोसेस आप देखिए, हमारे पास ये देखिए रेड वाले, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कम है। अब हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पर चीजें अपने लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाती हैं। और वहां पर हमेशा ही क्या होता है, एटीपी का यूज होता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हम यहाँ पे एटीपी का यूज करके एनर्जी को खर्च करके, एनर्जी का यूज करके क्या कर रहे हैं, अपने लो से हाई की कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट जो है आपका एक्टिव भी हो सकता है और हमारे पास पैसिव भी हो सकता है। आप यहाँ पे देखो देख सकते हो डायग्राम इस तरीके से क्या होता है। ऐसे आप हायर क्लासेस में करोगे बट थोड़ा सा हमारे पास उसमें भी है। जब आप अभी आप प्लांट फिजियोलॉजी करोगे ना, देखिए जैसे यहाँ पे दी गई चीज है, एक बार प्लीज इस डायग्राम को भी देखिए। नेट डिफ्यूजन का देखिए हमारे पास ये डाई के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं कि मान लेते हैं पानी है और हमने वहां पे डाई डाला है, तो देखो डाई के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे डाई बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो डाई अपनी हाई से लो की तरफ जा रही है। और देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपका आपका डाई का जो फ्लो है, डाई का जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको कब तक होता रहेगा। तो डाई का ट्रांसपोर्ट देखिए तब तक होता रहेगा जब तक दोनों जगह कंसंट्रेशन आपकी सेम नहीं हो जाती है, सारे एनवायरमेंट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन।
इक्विलिब्रियम होता है कि सेम सेम कंसंट्रेशन होना पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए डिफ्यूजन हो रहा है अपनी हाई से लो की तरफ। तो यहाँ पे किसका हो रहा है, अब प्लीज यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास देखिए पर्पल वाले देखिए इस साइड ज्यादा थे और यहाँ पे कम है। तो देखिए अब इसने यहाँ से इधर की तरफ आपको जाना शुरू कर दिया और ये मूवमेंट आपका रैंडम होता है। ठीक है, रैंडम का मतलब होता है कि किसी के वो नहीं होता कि जो जैसे हम चाह रहे हैं वैसे ही होगा। जो देखो अभी मैंने आपको बताया डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी आपका स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही है, लेकिन यहाँ पर हम जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पास सॉल्वेंट का। अब सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन किसके थ्रू होता है, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे आप यहाँ पे अगर इस यहाँ पे इसको बीकर को देख पाओ तो देखिए हमारे पास एक बीकर है, एक जो आप ये देख पा रहे हो यू शेप का, और बीच में देख पा रहे हो हमारे पास एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिए हमने इस बीकर के अंदर पानी लिया और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे शुगर का सॉल्यूशन डाल दिया, शुगर ऐड कर दी। तो जो शुगर हमने ऐड की, शुगर के मॉलिक्यूल को बोलते हैं सॉल्यूट, और जो पानी है पानी को बोलते हैं सॉल्वेंट। लेकिन ध्यान रखना जब भी हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं वहां पर हमेशा ही वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट होता है, सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट कभी नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास अगर आप काउंट करो तो हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट है ना, ये हमारे पास सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए 5 है और 1 यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर सोल्यूट का कंसेंट्रेशन बहुत हाई है और यहाँ पे क्या है, कम है। तो अब यहाँ पे पानी का ट्रांसपोर्ट होगा, तो पानी का ट्रांसपोर्ट देखिए कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, यहाँ पे पानी ज्यादा है और यहाँ पे पानी हमारे पास कंपैरेटिवली कम है। कम का मतलब देखिए क्या है, हमारा ये वाला जो सॉल्यूशन है, शुगर कम होने की वजह से अब ये सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट बन चुका है और ये आपका बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड बन गया है, मतलब ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है, ठीक है, थिक हो गया है, लेकिन उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा आपका डाइल्यूट है। तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि देखिए यहाँ पे सोल्यूट भी ज्यादा है। तो पानी जो होगा हमारा वो आपका यहाँ से इधर की तरफ आपका मूव करना शुरू कर देगा इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखिए पानी मूव कर रहा है, ओनली पानी मूव करेगा, ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे, शुगर मॉलिक्यूल बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। और ये अभी आपका कब तक मूव करता जाएगा, जब तक दोनों जगह कंसंट्रेशन आपकी सेम नहीं हो जाती है। सेम का मतलब ये है कि हमारे पास देखिए सिंपल सी चीज है, हमारे हमने एक गिलास लिया, उसमें हमने पानी डाला, आप वहां पे चीनी डाल दो, बहुत सारी चीनी आपने डाल दी, तो आप बोलोगे बहुत ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड हो गया है। आप उसको थोड़ा सा आप लाइट करना चाहते हो, उसको डाइल्यूट करना चाहते हो, आप क्या करोगे, पानी डाल दोगे वहां पे, और पानी डालने पे दोबारा आपका डाइल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो वही हुआ है, देखिए पानी देखो यहाँ पे सेम था, लेकिन यहाँ पे शुगर ज्यादा होने की वजह से ये आपका क्या बन चुका है, ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया और ये इसके कंपैरिजन में डाइल्यूट है। अब पानी तब तक मूव करता जाएगा ना जब तक यहाँ पे कंसंट्रेशन आपकी सेम नहीं हो जाती है। यहाँ पर भी देखिए वही है। तो ऑस्मोसिस भी क्या होता है, ऑस्मोसिस में हमारे पास एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही है, जहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स पास करते हैं किसको, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। ध्यान रखना सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन डिफ्यूजन में सॉल्यूट मूव करते हैं। सॉल्यूट मतलब शुगर हो गया, कोई भी मतलब जो आपने उसके अंदर ऐड किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को ओनली ये पानी ही क्रॉस कर सकता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स मूव इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप यही सारी चीजें पढ़ोगे भी वहां पे जो आपका वो वाला था, ठीक है, बाकी तो आप उसमें पढ़ोगे बाद में, हाइपर और हाइपोटोनिक वगैरह। तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी गई थी कि हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब कौन करता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, कहाँ पे, ब्लड और लिम्फ में। लेकिन ये ब्लड और लिम्फ में गया कैसे, बाय पैसिव प्रोसेस जा रहा है। पैसिव मतलब बिना एनर्जी का यूज किए हुए, अपनी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जा रहा है। एक्टिव जा रहा है मतलब एनर्जी का यूज करके भी जा रहा है, और साथ ही साथ में वहां पे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, जहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ चैनल प्रेजेंट है, उसका यूज करके हम क्या करें, चीजों को अंदर की तरफ भेज रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है, कौन कौन चीजें कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होगी। तो देखो इस पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं नीट में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो कह रहा है कि जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट में
मोनोसेक्राइड है, लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज आप सबको पता है मोनोसेक्राइड है। अमाइनो एसिड सबसे छोटी यूनिट है प्रोटीन की। एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयंस आर जनरली एब्सॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो हमारी इंटेस्टाइन से जब ये ब्लड के अंदर जाते हैं तो ये कैसे जाते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं, अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, कोई एनर्जी का यूज नहीं होता है। द पासिस ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनटू ब्लड डिपेंड अपॉन द, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। लेकिन हमने ये भी देखा कि हमारे पास some substances like glucose and amino acid are absorbed with the help of carrier protein. So this mechanism is called facilitated transport. वो सेम वही बात होगी जो भी मैंने आपको बताई कि हमारे पास ये सेल है, अब इस सेल में जो हमारा ग्लूकोज है वो सिंपल ऐसे भी जा सकता है इस लिपिड बायलेयर को क्रॉस करके, इसको किसी की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ में मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई क्या प्रेजेंट है, कोई चैनल प्रोटीन प्रेजेंट है, कोई ना कोई यहाँ पे कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है, उसकी हेल्प से भी ये अंदर जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, देखिए कुछ हमारे पास ये जो ग्लूकोज है और जो अमाइनो एसिड है ये आपके यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ में इनका एब्जॉर्प्शन हमारे पास कैरियर प्रोटीन के थ्रू भी होता है, जहां पर मतलब हम किसी की हेल्प ले रहे हैं। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट जो होता है वाटर का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अगेन वही ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। उसके बाद अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे किस किस का हो रहा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, जो अपने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीजें भेजता है, मतलब जहां पर चीजें लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाएगी वहां पर हमेशा ही क्या होगा, एनर्जी का यूज होगा एटीपी की फॉर्म में, और इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब अगर होता है, जब चीजें कैसे जा रही है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो से हाई की तरफ। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हाई टू लो, एंड अगेंस्ट का मतलब होता है लो से हाई की तरफ। So hence require energy. So various nutrients like amino acid, monosaccharides like glucose, electrolytes like sodium are absorbed into blood by this mechanism. तो यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, हमारे पास ये जो ग्लूकोज है और जो अमाइनो एसिड है ये हमारे ब्लड में पैसिवली भी जा सकता है, ये हमारे पास फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जा सकता है, और थर्ड हमारे पास है एक्टिवली भी जा सकता है। इसका ट्रांसपोर्ट तीनों तरीके से होता है, एनर्जी का यूज करके भी होता है और बिना एनर्जी का यूज करके भी होता है। तो प्लीज ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमाइनो एसिड एंड आपका ग्लूकोज तीनों तरीके से इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन हमारे पास ये जो फैटी एसिड है और साथ में जो ग्लिसरॉल है, बीइंग इनसॉल्युबल, सबको पता है ना, आप सबने क्या कभी बटर या ऑयल आप कोई भी ले लो, क्या कभी वो पानी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, कभी भी नहीं होता है। तो हमारे पास ये जो फैटी एसिड है और जो ग्लिसरॉल है क्या होते हैं, इनसॉल्युबल है, तो हमारे ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। तो कल भी मैंने आपको बताया था, फिर ये किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, कौन इनको एब्जॉर्ब करता है, लैक्टिल एब्जॉर्ब करता है। तो पहले क्या होता है हमारे पास, पहले इनकॉर्पोरेट होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट की फॉर्म में जिसे हम कहते हैं माइसेल्स। तो माइसेल्स क्या होते हैं, जब हमारे पास बाइल सॉल्ट वहां पे आकर अटैच हो जाता है ना फैट के ड्रॉपलेट पे, इसी को बोलते हैं माइसेल का फॉर्मेशन। तो हमारे पास पहले ये किसमें इनकॉर्पोरेट होंगे, स्मॉल ड्रॉपलेट में जिसे कहते हैं माइसेल्स, और उसके बाद वो मूव करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, और वहां पर जाकर भी कौन एब्जॉर्ब करता है, वहां पर जाके एब्जॉर्ब करता है लैक्टिल एब्जॉर्ब करता है। ध्यान रखना, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है वहां पर एब्जॉर्ब नहीं होते, लेक्टिल के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। सो दे आर रीफॉर्म्ड इन वेरी, अब देखिए यहाँ पे प्लीज दो चीजें इनको आप प्लीज ध्यान से सुनना। हमारे पास देखिए हमारे एक आता है माइसिल और एक आता है काइलोमाइक्रोन, दोनों में फर्क क्या है, देखिए जो हमारे पास माइसिल है ये भी फैट का ही ड्रॉपलेट होता है, काइलोमाइक्रोन में भी क्या है, फैट का ही ड्रॉपलेट है। फर्क यहाँ पर क्या होता है दोनों में, कि जो हमारे पास काइलोमाइक्रोन है यहाँ पर जो कोटिंग होती है ना बाहर, वो आपकी प्रोटीन की कोटिंग होती है, प्रोटीन कोट करने के बाद लैक्टिल उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाता है।
माइसेल्स में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है, लिपिड्स ही होते हैं, और कुछ हमारे पास हमें बाइल सॉल्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फैटी एसिड क्या है, इनसॉल्युबल है, इसीलिए वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। पहले वो किस में इनकॉर्पोरेट होते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट की फॉर्म में, जिसे कहते हैं माइसेल्स। अब माइसेल कहाँ पे मूव कर रहा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। उसके बाद अब देखिए वो दोबारा बन रहे, दे आर रीफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। तो हमारे पास ये जो फैट का ग्लोब्यूल्स है, इसको बाहर से किसने कोट कर लिया, अब इसको प्रोटीन ने कोट कर लिया है, और उसे हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स, जो आपका कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, लिम्फ वेसल्स में, जिसे कहते हैं लेक्टल इन द विलाई। कल भी मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे पास ये फैटी एसिड्स वाली जो चीजें होती हैं, इनको लेक्टिल ही एब्जॉर्ब करता है। तो ये इसका ध्यान रखना, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में होता है। काइलोमाइक्रोन्स क्या है, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स है, मतलब ये फैट का ग्लोब्यूल्स, इसको प्रोटीन ने कोट करके रखा हुआ है, सिंपल सा मतलब ये है। दीज लिम्फ वेसल्स, आप सबको पता है लेक्टिल में क्या होता है, लिम्फ वेसल्स ही होते हैं, लिम्फ ही होता है। सो दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड में कहां से होते हुए जाएगा, पहले लिम्फ में जाएगा, मतलब पहले लेक्टिल में जाएगा, उसके बाद हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लाइक माउथ में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, बट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। समझ आ गया आपको, बताइए। ये हमारे पास जो माइसेल्स और आपके पास काइलोमाइक्रोन्स है, इसका ये आपको समझ में आया, दोनों में क्या डिफरेंस है। लेक्टिल प्लीज आप रिलेट कर पा रहे हो, आज मैं यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने सारे डायग्राम्स पहले देखे हुए हैं। अगर आप फिर भी एक बार देखना चाहो तो 1 मिनट आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने आपको कल बताया था, ये देखिए, ये हमारे पास देखिए लेक्टिल होता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि लेक्टिल हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है, जो किसकी एब्जॉर्प्शन करता है, फैट की एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और ये समझ में आ रहा है आपको। अब ये एनसीईआरटी में देखिए हमारे पास एक समरी दी गई है कि कहाँ पर क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हो रही है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे माउथ में कुछ ड्रग्स होती हैं, ये एब्जॉर्ब हो सकती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ दवाइयां क्या कहते हैं हमें कि इसको आप जीभ के नीचे रख लेना, माउथ के नीचे रख लेना, मतलब जीभ के नीचे। तो देखो कुछ हमारी जो ड्रग्स होती हैं वो हमारी क्या होती है, माउथ में ही जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। So certain drugs coming in contact with the mucosa of mouth and lower side of the tongue are absorbed into blood capillaries lining them. तो कुछ ड्रग्स कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, हमारे माउथ के अंदर। उसके अलावा स्टमक में किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, कुछ सिंपल शुगर का, एंड अल्कोहल का, और साथ में अल्कोहल का भी होता है। अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन तो एक्चुअली हर जगह ही होता है, इसीलिए जो भी मतलब अगर कोई भी अल्कोहल कभी लेता है तो आपने देखा होगा बॉडी से स्मेल आती है बहुत ज्यादा। तो स्मेल आने का रीजन क्या है, बिकॉज अल्कोहल क्या होती है, हर जगह एब्जॉर्ब हो जाती है, और साथ ही साथ में अल्कोहल का नेचर होता है वोलाटाइल, इवेपोरेट हो जाता है ना आपका, इसीलिए उसकी स्मेल इतनी ज्यादा होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो पूछ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को। डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, फाइनल प्रोडक्ट जो है डाइजेशन का, लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होते हैं किसके थ्रू, म्यूकोसा में, इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। तो लिम्फ में क्या चीज एब्जॉर्ब होती है हमारे पास, आपका फैटी एसिड प्लस आपका ग्लिसरॉल। किसमें एंटर होता है, लेक्टिल में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है, कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, और इवन यहाँ पे कुछ ड्रग्स भी एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन वाला पॉइंट, तो ये भी हो गया है कंप्लीट। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है फाइनली कहाँ पे पहुंच गए हैं, टिश्यू विच यूटिलाइज देम फॉर द एक्टिविटी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है, अब हमारी बॉडी ने ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब कर लिए, फैट्स एब्जॉर्ब कर लिया, सब कुछ तो एब्जॉर्ब कर लिया।
अब एब्जॉर्ब किया क्यों है? अगर हम अपने घर पे कोई ना कोई सामान लेकर आ रहे हैं, फ्रूट्स लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ किस लिए लेकर आते हैं? हमें करना होता है उनसे कुछ ना कुछ, यूज करते हैं हम उनको। तो जो चीजें हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब की है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया है, अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब किया है, अब इन्हीं चीजों का यूज करके हम अपनी बॉडी में क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स बना रहे हैं, लाइक प्रोटीन बना रहे हैं। हम कहते हैं प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये देखिए अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में एंटर हो गई है, अब ये कहीं जाके प्रोटीन बनाएगी। तो जब हम कुछ चीजों को बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। तो बहुत बार हम एब्जॉर्प्शन में एंड हम एसिमिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है बॉडी के अंदर चीजों का एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन होता है कि जो चीजें एब्जॉर्ब कर ली है, अब उनका क्या करना है, अब उनका यूटिलाइज करना है, कुछ ना कुछ उससे चीजें हमें बनानी है। तो हमारे पास ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं, कहाँ पे पहुंच गए, हमारे टिश्यू के अंदर, मतलब सेल के अंदर, जहां पे हम उसका यूटिलाइज करेंगे, किसके लिए, अपनी एक्टिविटीज के लिए, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। इसके अलावा जो हमारे पास डाइजेस्टिव वेस्ट है, सॉलिडिफाइड हो जाता है किसमें, कोहेरेंट फेसेस में, इन द रेक्टम, और क्या इनिशिएट करता है, इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग अ अर्ज और डिजायर फॉर इट्स रिमूवल। तो आपको पता है ये डिजायर होती है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी अपना फीकल मैटर बाहर निकालना है। तो ये किसके कंट्रोल में होता है, न्यूरल रिफ्लेक्स, मतलब नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। अब इजेशन जो होता है फेसेस का, इजेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकालना टू आउटसाइड थ्रू एनल ओपनिंग, उसे कहते हैं डिफेकेशन। कैसा प्रोसेस है, वॉलंटरी प्रोसेस है, हमारे विल में होता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इज कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। तो ध्यान रखना, इसका जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के थ्रू ही होता है। मतलब मस्कुलर वो कॉन्ट्रेक्शन होती है वेव लाइक। समझ में आ गया आपको? तो ये था हमारे पास इसका पोर्शन। अब लास्ट पोर्शन है हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। उससे पहले मुझे आपको एक चीज करवानी है, वो यहाँ पे एक्चुअली मेरे नोट्स में नहीं है, पर आप प्लीज उसको नोट कर लीजिए। यहीं से क्वेश्चन करवाऊंगी, इसके बाद एक मिनट। मैं यहाँ पे एक्चुअली एनसीईआरटी ओपन कर रही हूँ, आप भी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हो, पर उसके साथ साथ एक मिनट वेट। हाँ ये वाला, बस ये वाला एक्चुअली स्लाइड में नहीं है, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी ओपन कर ली। एक पैराग्राफ दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जो पर्सन जिम वगैरह जाते हैं या अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो आपने उनकी मुंह से एक लाइन तो काफी सुनी होगी कि हमें ये नहीं खाना क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। हमें ये खाना है क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें फैट नहीं होता। इस तरीके की बातें आपने सुनी होगी। तो यहाँ पे हम अभी ये बात करने वाले हैं कि जो हम प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं, उसमें कितनी कैलोरीज होती है। हम कहते हैं ना कि ये हमारे पास ये बहुत, इसमें जैसे हम बिस्किट्स वगैरह खाते हैं, हम कहते हैं काफी ज्यादा कैलोरीज होती है, लेकिन अगर हम फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, हम कहते हैं इसमें फाइबर ज्यादा होते हैं बट कैलोरीज ज्यादा नहीं होती। तो हमेशा कहते हैं कि हमें कम कैलोरी वाला फूड खाना चाहिए, कैलोरीज कम खानी चाहिए, और प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने 1 ग्राम प्रोटीन खाया, तो उससे आपको कितनी कैलोरीज मिली। आपने 1 ग्राम फैट खाया, तब आपको कितने ग्राम प्रोटीन मिली, सॉरी तब आपको कितनी कितनी आपको कैलोरीज मिली। और मान लेते हैं आपने 1 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट खाया, तो आपको कितनी कैलोरीज मिली। जब भी हम कोई बिस्किट्स वगैरह परचेज करते हैं, या कोई भी आप मार्केट से कुछ भी परचेज करो, तो वहां पे उसका वेट जरूर लिखा होता है कि 10 ग्राम है, 100 ग्राम है, या फिर 1000 ग्राम है। और साथ ही साथ में वहां पे ये भी लिखा होता है हमारे पास इसमें फैट का अमाउंट है इतना किलो कैलोरी, इसका अमाउंट इतना इतना किलो कैलोरी है। अगर नहीं देखा होगा प्लीज आज आप नोट करना जरूर। आप कुरकुरे का पैकेट, चिप्स का पैकेट, सबके पीछे लिखा होता है। तो वहां पे ओवरऑल उन्होंने नीचे क्या लिखा होता है कि इस पूरे पैकेट के अंदर इतनी हमारे पास कैलोरीज है। तो यहाँ पर वही कि जो चीजें हम खा रहे हैं उससे हमें कितना कितना हमें कैलोरीज मिलती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम, एक मिनट मुझे इसको रिमूव करने दीजिए। अगर हम हमारे पास, अगर हम 1 ग्राम, अगर हम 1 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें उससे 4.1 किलो कैलोरीज मिलती है पर ग्राम। पर ग्राम वही होगा, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो आपको कितनी कैलोरीज मिलेगी? 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। अभी किलो कैलोरी पर ग्राम क्या है? आप सबको पता होगा, कैलोरीज की यूनिट है कि हम उसको किस में काउंट करते हैं। पहला ये वाला है। सेकंड, अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो आपको 5.65 किलो कैलोरीज मिलती है पर ग्राम। और अगर आप फैट्स खाते हो 1 ग्राम ही तो हमें मिलती है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो आप यहाँ पे एक चीजें देख रहे हो कितना ज्यादा यहाँ पे वो है। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो आपको 4.1 किलो कैलोरीज मिल रही है। अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो उससे आपको 1 ग्राम में 5.65 किलो कैलोरीज मिल रही है। लेकिन अगर हम फैट खाते हैं, कोई भी जितनी भी आपकी फैटी चीजें होते हैं, हम बटर खा रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल्स खा रहे हैं, तो उस समय 1 ग्राम में 9.45 किलो कैलोरीज मिल रही है। तो कई बार इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि मान लो आपने 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया और आपने 5 ग्राम आपने प्रोटीन खाया और आपने 20 ग्राम आपने फैट खाया, तो आप हमें टोटल बताइए कि आप वहां पे कितनी कैलोरीज आपने खाई है। इस पे इस तरह के एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सम टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैलोरीफिक वैल्यूज दी गई हैं, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की और हमारे पास फैट की। तो यहाँ पे शायद लास्ट में कुछ लिखा गया है, अगर हम यहाँ पे बात करें, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स कितनी है? कार्बोहाइड्रेट की है 4.1 किलो कैलोरीज, प्रोटीन की है 5.65 किलो कैलोरी एंड 9.45 किलो कैलोरी है फैट का। whereas the physiological value are 4 point, आप इनको राउंड अबाउट कर सकते हो कि हमारे पास जो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी हमें 4 कैलोरीज मिल रही है, प्रोटीन से भी 4 कैलोरीज मिलती है और हमारे फैट से मिलती है 9। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, मुझे भी याद तो नहीं आ रहा प्रॉपर क्वेश्चन, पर वहां पे क्वेश्चन ऐसा था कुछ की आपने, क्वेश्चन एक्चुअली आपका काफी कॉम्प्लिकेटेड था। उन्होंने ऐसे नहीं पूछा गया था कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया, फैट खाया। क्वेश्चन ऐसा था, आपको कल या इसकी बात करवा दूंगी अगर हमारा जो टाइम बचेगा। उसमें क्वेश्चन था कि आपने आपने 10 ग्राम स्टार्च खाया और उसके बाद क्वेश्चन था कि आपने 5 ग्राम अगर आप खा रहे हो, पल्सेस खा रहे हो, और उसके बाद हमारे पास था कि आप 10 ग्राम आपने वेजिटेबल ऑयल लिया और 10 ग्राम ही आपने एनिमल ऑयल लिया और 5 ग्राम आपने लिया लिग्निन। ये आपकी डाइट में है। तो आप हमें टोटल बताइए यहाँ पे इसकी कैलोरीफिक्स वैल्यू कितनी होगी, कितनी कैलोरीज आपने आपने कंज्यूम की है। तो देखिए स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से देखिए हमें कितनी कैलोरीज मिल रही है? 4 कैलोरीज मिल रही है। तो यहाँ पे 4 हो गया, सॉरी 10 इंटू 4 हो गया ना, क्योंकि आपने 10 ग्राम खाया तो 1 ग्राम से अगर आपको 4 मिलती तो 10 इंटू 4 40 कैलोरीज आपको स्टार्च से मिल रही है। पल्सेस, पल्सेस से 1 ग्राम से आपको 4 मिल रही है। पल्सेस किसमें चले आते हैं? दालों में। तो दालें क्या है? प्रोटीन सी, प्रोटीन रिच होती है। तो यहाँ पे 5 इंटू 4 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 20 आ गया। उसके बाद देखिए जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल ले लो आप या फिर एनिमल ऑयल ले लो। एनिमल का मतलब है कि हमारे पास जो हम बटर वगैरह लेते हैं, बटर तो हमें घी से मिलता है और वो एनिमल का ही प्रोडक्ट है, तो वो हमें सेम कैलोरीज देते हैं दोनों के दोनों, चाहे वो प्लांट का प्रोडक्ट हो या फिर एनिमल का हो। तो ये दोनों हमें यहाँ पे 10-10 ग्राम है तो ये दोनों हो जाएंगे आपके 40 और 40, मतलब 80 हो गए यहाँ पे। अब देखिए लिग्निन, लिग्निन से हमें यहाँ पे आप जितना मर्जी खा लो इसको, चाहे आप इसको 100 ग्राम खाओ चाहे आप इसको 1000 ग्राम खाओ, हमारी बॉडी में कोई ऐसा एंजाइम है ही नहीं जो इस लिग्निन को डाइजेस्ट कर सके। तो हमें इस लिग्निन से यहाँ पे कोई भी कैलोरीज मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये क्या होगा, डायरेक्ट हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा उसके थ्रू आपका बाहर निकल जाएगा।
समझ आ रहा है आपको? तो इसलिए हमें जो कैलोरीज मिलने वाली वो स्टार्च, पल्सेस और यहीं से मिलेगी, लेकिन इनसे कोई नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन था आपका, शायद यहीं पर ना हो, मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैंने क्वेश्चन किया था इस तरीके का आपका। तो मैं कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। समझ आ गया आपको? समझ आया आपको ये वाला पॉइंट? तो देखिए, अब आप कोई भी अगर खाना खा रहे हो तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मैं जितना फूड खा रही हूँ तो हम कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं वहां पे। यहाँ पे क्वेश्चन था, जरूर एक बार मुझे रीड करने दीजिए। यहाँ पे नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ पे वैल्यूज दी गई है। पर एक क्वेश्चन था आपका, मैं आगे देख लेती हूँ, क्या पता आगे ना हो यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर भी नहीं है। चलो कोई ना, अभी आपका ये सिलेबस अभी मैं कंप्लीट कर लूँ ये वाला पोर्शन, उसके बाद वो मैं क्वेश्चन भी आपको जरूर दिखाऊंगी, फिर आप उसको सॉल्व करके मुझे बताना। तो बस आप यहाँ पे ओनली वैल्यूज लर्न कर लेना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके डिसऑर्डर्स की। कौन कौन सी डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं? तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्या है? जो हमारा इन्फ्लामेशन होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना वहां पे, प्रॉपर ढंग से काम न करना। तो हमारे पास इन्फ्लामेशन जब होती है इंटेस्टाइनल ट्रैक में, वो सबसे मोस्ट कॉमन है एलिमेंट है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। देखिए, जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो डायरेक्टली वो इन्फेक्ट हमारे इंटेस्टाइन को ही करता है, क्योंकि देखिए, जो भी हम मान लेते हैं कि इन्फेक्शन किस वजह से होता है, या तो फूड की वजह से, फूड में बैक्टीरिया फंजाए थे, या फिर पानी के अंदर थे, और मोस्टली ये इन्फेक्ट करते हैं हमारे इंटेस्टाइन को। तो ऐसे तो देखिए, हमारा जो इन्फेक्शन है वो माउथ में हो सकता है, फूड पाइप में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है, लार्ज में हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो होता है वो हमारे पास कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है। किस वजह से? ड्यू टू द बैक्टीरिया और द वायरल इन्फेक्शन। अब इस इन्फेक्शन कौन कौन करवा सकता है? सो इन्फेक्शन आर कॉज बाय द पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक द टैप वर्म। तो टैप वर्म करवा सकता है, राउंड वर्म्स, ये सारे वर्म्स ही होते हैं। थ्रेड वर्म हो गया, हुक वर्म हो गया, पिन वर्म हो गया। इन सब के वर्म्स के बारे में जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं डिजीजेस की कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। जॉन्डिस हो गया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ये सारे कैसे डिसऑर्डर है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। इनके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहला है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है? पीलिया। अब देखिए, इसमें हमारा कौन सा ऑर्गन इन्फेक्ट होता है? तो जॉन्डिस में जो हमारा ऑर्गन इन्फेक्टेड होता है वो होता है लिवर। आप प्लीज रिलेट करने की कोशिश कीजिए। लिवर क्या सिक्रेट कर रहा था? बाइल, बाइल जूस। और बाइल जूस में एक पिगमेंट था। कौन कौन से दो पिगमेंट थे? एक था बिलीवर्डिन, दूसरा था बिलीरुबिन। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा फीकल मैटर है, जो हमारा यूरिन है, वो येलो होता है ड्यू टू दिस बाइल पिगमेंट। लेकिन जॉन्डिस में क्या होता है कि हमारा लिवर हो जाता है अफेक्टेड। क्यों अफेक्टेड हो जाता है? क्योंकि हमारे पास ये जो बाइल की जो पिगमेंट है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट ही नहीं पाते, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो डिपॉजिट होने की वजह से जो हमारी स्किन होती है, हमारी जो आईज होती है, वो कैसी हो जाती है? येलो कलर की हो जाती है। हमारी पूरी बॉडी पेल पेल हो जाती है, पूरी येलो। तो हमारे पास इसी को कहते हैं जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में क्या है? अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लीवर, जॉन्डिस में कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है? लीवर अफेक्टेड होता है। किस वजह से? क्योंकि वहां पर बाइल के पिगमेंट क्या होते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं, हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते। तो हमारी स्किन हो गई, हमारी आईज होगी, ये क्या हो जाते हैं? टर्न येलो, येलो कलर हो जाता है इनका। ठीक है, तो ये हमारा जॉन्डिस भी हो गया आपका कंप्लीट। जॉन्डिस के बाद आता है वॉमिटिंग। अब ध्यान रखना इसके बारे में, वॉमिटिंग हमेशा कब होती है? वॉमिटिंग तभी होती है जब हमारा फूड स्टमक में ही प्रेजेंट है। आप खुद ही सोचो, अगर हमारा फूड एक बार स्टमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो गया, तब तो वॉमिटिंग होने की कोई चांसेस ही नहीं है ना। अगर हमारा फूड अभी भी स्टमक में ही है तभी हमें वॉमिटिंग होती है। तो वॉमिटिंग क्या होता है? इजेक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक से इजेक्ट कर रहे हैं हम, कोई चीज हम बाहर निकाल रहे हैं। सो वॉमिटिंग क्या है? इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट। किसके थ्रू होता है? माउथ के थ्रू होता है। अब हमारे पास ये जो वॉमिट सेंटर जो है, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन।
अब रिफ्लेक्स एक्शन आपने देखा होगा, वॉमिटिंग बहुत रेयर होता है कि उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं, कुछ हद तक ये हो सकता है कि कुछ कुछ टाइम तक हम ऐसे कर पाए, लेकिन हमारे पास जो वॉमिटिंग होती है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कैसा एक्शन होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इनवॉलंटरी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट था, एकदम उसको टच किया, तो एकदम से आपकी बाजू पीछे से आती है, ऐसे ही होता है ना हमारे पास, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो हमारे पास ये जो वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग को करवाने वाला सेंटर जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के थ्री थ्री पोर्शन होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हाइंड ब्रेन। आप सबने ये प्लस 10th में किया होगा। जो हाइंड ब्रेन होता है उसके टू पोर्शंस होते हैं, थ्री होते हैं सॉरी। एक होता है पॉन्स, सेकंड होता है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, एंड थर्ड होता है सेरेबेलम। तो हमारे पास ये ब्रेन का जो हाइंड ब्रेन है, उसका जो मेड्यूला वाला पोर्शन होता है, वो कंट्रोल करता है हमारे वॉमिट के सेंटर को। तो अब फीलिंग ऑफ नोजिया प्रेसिडिंग द वॉमिटिंग, तो हमारे पास इस वॉमिटिंग को कौन कॉज करता है? पहले में नोजिया वाली फीलिंग्स आती है, तो ये है वॉमिटिंग। तो ध्यान रखना, इट इज इजेक्शन ऑफ स्टमक, उसे कहते हैं वॉमिटिंग। उसके बाद डायरिया। डायरिया क्या होता है? लूज मोशन। अब देखिए हमारे पास डायरिया में क्या हो रहा है, जब हमारी बॉडी वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है। अब डायरिया में क्या होता है? लूज मोशन ही होता है ना, एकदम लिक्विड 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 बाहर निकलता है। तो इतना ज्यादा लिक्विड का बाहर निकलना वो क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि हमने अभी बात की थी कि जो हमारी बॉडी में जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पे क्या होता है? वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। लेकिन डायरिया में क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे पानी एब्सॉर्ब होता ही नहीं है, तो पानी एब्सॉर्ब ना होने की वजह से सारा पानी क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, एक्सेस वाटर इन स्टूल्स, बॉडी कैन नॉट रीअब्सॉर्ब। तो बॉडी क्या है? वाटर को रीअब्सॉर्ब ही नहीं कर पाती है। तो डायरिया क्या है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉल मूवमेंट। एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट क्या होता है? वही फीकल मैटर को ही बोलते हैं, मतलब उसकी मूवमेंट को बोलते हैं। एंड इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, उसे कहते हैं डायरिया। सो इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ना तो हमारा फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब हो पाता है, और ना ही यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो पाता है। इसीलिए जब भी कभी हमें डायरिया होता है ना, लूज मोशन लगते हैं, तो आपने देखा होगा हम बहुत वीक वीक फील करते हैं। तो वीक फील करने का रीजन यही है क्योंकि हमारी बॉडी में पानी ही नहीं टिक पाता है, ना ही फूड टिक पाता है, सारा आपका बाहर बाहर निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं डायरिया। डायरिया के बाद आता है कॉन्स्टिपेशन। अरे कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? एकदम उल्टा डायरिया का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कब्ज, कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना। अब ये कॉन्स्टिपेशन कब हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन में आपने देखा होगा कि हमें बहुत डिफिकल्टी होती है अपना फीकल मैटर बाहर निकालने में। अब ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैक्सिमम पानी रीअब्सॉर्ब हो गया है। जो हमारा जो फीकल मैटर है उसको वहां पे पानी ही नहीं मिला है, वाटर बहुत कम है। तो वाटर जब नहीं है तभी तो इतना सॉलिड चीजें हो जाती है, और सॉलिड की वजह से क्या होता है? बाहर निकलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस फोटो के अंदर कि देखिए यहाँ पे पानी का कंटेंट क्या हो गया? बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो कम होने की वजह से क्या होता है? हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है उसको बाहर निकालने में। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या हो रहा है? फेसेस आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कोलोन वाला पोर्शन होता है, वहीं पे ही आपके वो रिटेन, मतलब वहीं पे वो आपके वो अटक जाते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा जो फूड है, नो डाउट पहला का सीकम कोलोन, बाद में रेक्टम में जाता है ना, रेक्टम से तो बाहर निकलता है, लेकिन देखिए हमारे वो सीकम ही आपका, सीकम ही क्या हो गया? वहीं पे वहीं से आपका वो आगे नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी हो गई है। एज अ बॉल मूवमेंट अकर इरेगुलरली, क्योंकि हमारा जो बॉल का मूवमेंट है, बॉल बॉल किसको बोलते हैं? फीसिस को ही बोलते हैं, कि उसका जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? इरेगुलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो गई है? पानी की कमी हो जाती है, मैक्सिमम पानी हमारा रीअब्सॉर्ब हो गया है। तो ये होता है कॉन्स्टिपेशन। लास्ट हमारे पास आता है इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन आपने सुना होगा, बहुत फुल लग रहा है। आपने सुबह खाना खाया, या हमने खाना खाया, उसके बाद क्या हुआ? दिन हो गई, रात हो गई, हम कह रहे हैं भूख ही नहीं लग रही है। तो भूख क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि जो खाना हमने खाया है अभी तक वही डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, वो वैसा का वैसे ही पड़ा एज इट इज है, उसी को बोलते हैं इनडाइजेशन। तो in this condition, the food is not properly digested, leading to a feeling of fullness. तो fullness की फीलिंग तभी आती है ना कि जो फूड आपने खा लिया वो अभी तक डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है। तो कॉज क्या होता है इनडाइजेशन का? इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन। एंजाइम का सिक्रेशन जितना होना चाहिए था उतना हुआ ही नहीं। एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग,
ओवर ईटिंग और द स्पाइसी फूड। तो ये सारे के सारे रीजन होते हैं इंडाइजेशन के। ठीक है, तो हमारे पास जो आपका ये डिसऑर्डर था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं आप देख लो एक बार, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और आपका इंडाइजेशन, ये सारे किसके डिसऑर्डर्स हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। अब लास्ट इस चैप्टर के अंदर जो पार्ट है वो है हमारे पास पैम का। व्हाट इज पैम? प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। तो नाम से पता चल रहा है जहां पर हमारे खाने पीने में किसकी कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो उसको बोलते हैं पैम, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। इसके बारे में बात करेंगे। तो जो ये पैम होता है मोस्टली ये किसको इफेक्ट करता है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इन्फेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां पे जितने अमाउंट में उनको प्रोटीन मिलनी चाहिए थी उतनी अमाउंट में उनको मिल नहीं पाती है। तो वो किससे सफर करते हैं, मैरेस्मस से और आपका क्वाशियोकोर से। एक बार आप प्लीज फोटोज देख लो, मैरेस्मस वाली ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चे कैसे नजर आ रहे हैं आपको, स्केलेटन की तरह। यहाँ पे देखिए कितने पतले हैं, क्योंकि इनकी डाइट में इनको प्रोटीन ही नहीं मिल पाता है, इसको बोलते हैं मैरेस्मस। हाँ, और सेकंड आता है हमारे पास क्वाशियोकोर। तो देखिए क्वाशियोकोर क्या होता है, क्वाशियोकोर और आपका मेरेस्मस ऐसे तो मतलब दोनों में देखो प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो होती ही है, बट मेरेस्मस में देखो क्या होता है, अडेमा हो जाता है। अडेमा देख लो क्या होता है, स्वेलिंग आ जाना। ये देख पा रहे हो आप इनका स्टमक, इसको अडेमा बोलते हैं। तो हमारे पास क्वाशियोकोर और मेरेस्मस में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस होता है। अब इनको वन बाय वन देखते हैं, ऐसे डिटेल में देखते हैं, लेकिन ये समझ लो कि पैम क्या है, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। तो हमारे पास मान लेते हैं हम फूड खाते हैं, जैसे हम भी नॉर्मली फूड खा रहे हैं, लेकिन हमारा फूड क्या है, प्रोटीन रिच नहीं है, तो हम भी सफर कर सकते हैं इस माल न्यूट्रिशन से, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे पास क्या कि जो डाइटरी डेफिशिएंसी है प्रोटीन की, एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड द सेंट्रल अफ्रीका। तो यहाँ पे ये सारी कंट्रीज वैसी हैं जहां जहां पे किसकी डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी है। मतलब जो वो डाइट खा रहे हैं, डाइट में किसकी डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की। साथ ही साथ में वहां पे जो टोटल फूड देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी कैलोरीज है, तो नॉर्मली कुछ हमारे पास क्राइटेरिया होता है कि इतनी कैलोरीज तो हमें पूरे दिन भर में चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि सोचो हम ब्रीथ कर रहे हैं, चलते फिरते भी हैं, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम कर रहा है, इन सबको काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। बिना एनर्जी के तो हम ब्रीथ भी नहीं कर सकते, हम एक सांस भी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ अमाउंट में कैलोरीज चाहिए होती है। तो हमारे पास ये जो कंट्री है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये सारी किससे सफर करती है, इन सब में ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो पैम क्या होता है, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। किसको अफेक्ट करता है, लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ड्रॉट, जब कहीं पे सूखा पड़ जाता है, फेमाइन एंड द पॉलिटिकल टर्मोइल, जब वहां पे पॉलिटिकल इशू हो जाते हैं। फेमाइन का सॉरी मीनिंग मुझे पता नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। फेमाइन का मतलब होता है कि जब बहुत ज्यादा फूड की स्कैरसिटी हो जाती है, ठीक है, और वो उसका मेन रीजन होता है वॉर, कहीं पे लड़ाई हो गई है, या फिर क्रॉप फेलियर हो चुका है, पॉपुलेशन कुछ ज्यादा इम्बैलेंस हो गई और हद से ज्यादा ही बढ़ गई है, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से। तो ये होता है इस फेमाइन का मीनिंग। तो या फिर एपिडेमिक आ गया, जैसे आजकल आ गया है, अभी आपको पता है ना ये पेंडेमिक चल रहा है, तो पेंडेमिक की वजह से भी फेमाइन हो सकता है, कि मतलब फूड की बहुत ज्यादा कमी हो जाना। तो पैम किसको अफेक्ट करता है, लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। कब कब करता है, मोस्टली ड्रॉट में, जब सूखा पड़ जाता है, फेमाइन, इसका मीनिंग अभी हमने देख लिया। और पॉलिटिकल टर्मोइल, दिस हैपन इन द बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड द इथियोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्रॉट इन द मिड 80s। तो वहां पे भी कोई ना कोई वॉर हुई थी, उस टाइम पे हमने क्या देखा कि वहां की जो पॉपुलेशन थी वो किससे सफर कर रही थी, पैम से सफर कर रही थी। अब पैम किसको अफेक्ट करती है, इन्फेंट्स को एंड चिल्ड्रन को, और क्या चीज प्रोड्यूस कर देती है, मेरेस्मस एंड आपका क्वाशियोकोर। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरेस्मस की। तो मेरेस्मस किसकी वजह से होता है, जब हमारे पास प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है और साथ में कैलोरीज की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपने देखा होगा ऐसे इस तरीके के बच्चे कहीं टीवी वगैरह में देखे होंगे, आसपास तो देखे नहीं होंगे। तो मेरेस्मस में क्या क्या चीजें होती है, अब आप खुद ही सोचो, जिस बच्चे को अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं मिल रहा, प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिल रही,
उसका वेट भी कम होगा, उसकी इम्यूनिटी भी वीक होगी, सब कुछ ही वीक होगा, उसकी उसकी ग्रोथ प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगी। तो हमारे पास ये देखिए क्या हो रहा है, मेरिस्मस इज प्रोड्यूस बाय द साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड द कैलोरीज। कहाँ कहाँ पे होता है, बच्चों में होता है, फाउंड इन इन्फेंट लेस देन इन एज, मोस्टली हमारे पास 1 साल से भी कम के बच्चे। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम मदर का मिल्क किससे रिप्लेस कर रहे हैं, टू अर्ली, अभी मान लेते कि 6 महीने भी हमने दिया और हमने उसको बाकी फूड से रिप्लेस कर दिया, जो और हमने उसको फूड भी कैसा दिया, जो आपका फूड था वो आपका प्रोटीन से भी रिच नहीं था और इवन आपका कैलोरीज वैल्यू नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, और वो चीज हम बच्चों को पिला रहे हैं। जैसे आपने अपने आसपास के घर में देखा होगा, मोस्टली आजकल बहुत ही कम लेडीज होती है जो अपने बच्चों को मतलब यहाँ पे मिल्क फीड करती है। रीजन ये भी होता है कि कई की मदर कहती है कि उनके वहां पे लैक्टेशन मतलब प्रॉपर ढंग से हो ही नहीं पा रहा, मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन आपने फिर भी देखा होगा कि जो बच्चों को डाइट देते हैं, आपको सेरेलैक लेके आते हैं, पता नहीं काफी कुछ कुछ लेकर आते हैं, तो देखिए जो वो चीजें दे रही है उसमें आपका प्रोटीन कंटेंट है, साथ में उसमें कैलोरीज भी है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे बच्चों की जहाँ पे बच्चों को मिल्क भी नहीं मिल रहा है, मदर का मिल्क तो मिला ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ में बाकी जो हमने फूड दिया वो फूड आपका प्रोटीन से भी रिच नहीं था और इवन आपका कैलोरी से रिच भी नहीं था। पर घर में तो जो पेरेंट्स होते हैं उन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। So this often happens if the mother has second pregnancy or childbirth when the older infant is still too young. 1 साल के बीच बीच में दूसरा बच्चा पैदा हो गया, सेकंड प्रेगनेंसी थी, तो वहां पे क्या होता है, ज्यादा लैक्टेशन, ज्यादा वहां पे मतलब मिल्क का प्रोडक्शन हो नहीं पाता है। तो इन मेरेस्मस क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी किसको कंपेयर करती है, ग्रोथ को, मतलब ग्रोथ प्रॉपर ढंग से हो नहीं पाती है। रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू, प्रोटीन, एक्सट्रीम इमेसिफिकेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी क्या हो जाती है, इमेसिएशन, मतलब आप देख सकते हो अब वहां पे आपको साफ वहां पे स्केलेटन नजर आ रहा है, आप उनकी हड्डियां काउंट कर सकते हो कितनी कितनी है। थिनिंग ऑफ द लिम्स रिजल्ट, द स्किन बिकम्स ड्राई, थिन एंड द रिंकल, तो बहुत सारी झुर्रियां पड़ जाती है उनकी स्किन पे। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन, ना तो उनकी ग्रोथ रेट हो पाएगा, ना ही बॉडी वेट भी करेगा, अंडर वेट ही रहेगा। सो इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैसिलिटी आर दी इम्पेयर्ड, तो सारी चीज की कमी रहेगी जो बच्चा किससे सफर कर रहा है, आपका मेरेस्मस से सफर कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं क्वाशिकोर की। अब क्वाशिकोर को ध्यान से सुना, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे देखिए, क्वाशियोकोर भी किसकी वजह से होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और अनअकम्पेन्ड बाय द कैलोरी डेफिशिएंसी। अब कई बार देखिए क्या होता है, हम अपनी डाइट में मान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा ही ले रहे हैं, इतना कार्बोहाइड्रेट लिया, इतना कार्बोहाइड्रेट लिया, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी ले रहे हैं। जब हमारे पास हमारी बॉडी में किसी एक चीज की बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाती है ना, तो क्या होता है कि जो चीज हम थोड़ी कम दे रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो एक रीजन क्वाशियोकोर का ये भी होता है। इसमें देखिए क्या है, हम क्या दे रहे हैं, ज्यादा हम यहाँ पे कोई और डाइट बहुत ज्यादा दे रहे हैं और प्रोटीन बहुत कम दे रहे हैं। तो प्रोटीन के कम होने की वजह से और कार्बोहाइड्रेट के ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर जो एक बच्चे की बॉडी है वो इस प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो इसकी वजह से क्वाशियोकोर होता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इट रिजल्ट फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क, हमने मदर के मिल्क को रिप्लेस किया, बट किससे किया, हाई कैलोरीज एंड लो प्रोटीन डाइट। मान लेते कि हम उसको फैट दे दिया बहुत ज्यादा, तो अभी भी हमने देखा फैट में काफी ज्यादा कैलोरीज, कितनी थी, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम था। वही आपने देखा कि अगर हम 1 ग्राम फैट दे रहे हैं, तो 1 ग्राम फैट में देखो क्या है, वहां पर प्रोटीन तो चलो है ही नहीं, प्रोटीन के लिए अलग अलग ही लेना पड़ेगा, लेकिन वहां पे कैलोरीज बहुत ज्यादा है, और वहां पे प्रोटीन डाइट का क्या 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 कर दिया हमने, कम कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, वहां पर बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो वो बच्चा सफर करेगा आपका क्वाशियोकोर से। तो यहाँ पे वही लिखा है कि क्वाशियोकोर और मेरेस्मस में दोनों में फर्क क्या है, यही फर्क है कि हमने यहाँ पे मदर के मिल्क को रिप्लेस किया, बट किससे किया, हाई कैलोरीज वाले फूड से। हाई कैलोरीज और आपका लो प्रोटीन डाइट इन ए चाइल्ड मोर देन 1 ईयर इन एज, मतलब 1 साल से ज्यादा बच्चे के। सो लाइक मेरेस्मस, क्वाशियोकोर शो वेस्टिंग ऑफ मसल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरेस्मस में क्या होता है, हमारी मसल्स क्या होती है, यहाँ पे आपकी मसल्स का वेस्ट मतलब आपका वो निकलना शुरू हो जाती है, मतलब खत्म होना शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि मसल्स किससे बनी है, प्रोटीन से ही बनी है। तो जब वहां पे हमारी बॉडी में एनर्जी की जरूरत होगी तो हम प्रोटीन का ही यूज करेंगे ना एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे भी क्या होगी, हमारी मसल्स क्या क्या होगी, यहाँ पे डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, तभी तो स्केलेटन नजर आता है। क्वाशियोकोर में भी ऐसे होगा,
हमारी जो टांगे हैं वो बहुत पतली होना शुरू हो जाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ब्रेन का डेवलपमेंट कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन दोनों में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है एक्सेसिव एडेमा का। क्वाड्रिकोर में हमें क्या नजर आता है कि वहां पे स्वेलिंग हो जाता है बॉडी के पार्ट्स का, लेकिन मेरिस्मस में ऐसा नहीं होता है। सो बट अनलाइक मेरिस्मस, अनलाइक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। मेरिस्मस में डिफरेंट होता है, सम फैट इज स्टिल अंडर द स्किन, वहां पे कुछ फैट तब भी रहता है, लेकिन एक्सटेंसिव अडेमा एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर द सेम। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी यहाँ पे, ये नजर आ रहा है आपको, ये देखिए अडेमा, कितना ज्यादा एक्सेसिव अडेमा है, ये देखिए। तो ये किस वजह से हो पाता है, जब हम क्या करते हैं, बच्चे को 1 साल से ज्यादा के बच्चों में होता है ये, और वहां पे क्या हो रहा है, जब हमने हाई कैलोरी वाला फूड दिया और आपकी क्या है, प्रोटीन कैसी है, लो प्रोटीन, तो उस केस में क्या हो जाता है, अडेमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाना। तो ये था हमारे पास आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया आपको, कोई डाउट है? चलो ठीक है, फिर अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आपके। ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर दीजिए फिर। ये सारे बच्चे आंसर देंगे? Which cell of crypts of lubricant secrete antibacterial lysozyme? किसी ने भी आंसर नहीं दिया गौरी के अलावा? तो क्वेश्चन था हमारे पास, विच सेल ऑफ क्रिप्स ऑफ lubricant secrete द एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्रिप्स बोलते किसको है, हमारे पास जो विलाय होती है, विलाय का जो बेस होता है उसी को बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिब्रिकन। और विलाय किसका पार्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से सेल क्या सिक्रेट करते हैं, एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम। अब हमारे पास नो डाउट हमने आपके ये कोई कफर सेल्स के अलावा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन जो जाइमोजन सेल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, जितने भी हमारी बॉडी में इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, इनएक्टिव एंजाइम्स को ही बोलते हैं जाइमोजन। तो इनएक्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। कफर सेल्स कहाँ पढ़े थे हमने, कफर सेल्स पढ़े थे आपके लिवर में, कि लिवर में क्या होते हैं, कफर सेल्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं नेचर में, फैगोसिटिक होते हैं नेचर में। अब जिसका करेक्ट आंसर है पेनिल सेल। पेनिल सेल्स होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो क्या करते हैं, एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम को क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं।
ठीक है, तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Which of the following gastric cell indirectly help in the erythropoiesis? तो एरिथ्रोपोसिस क्या होता है? आरबीसी की फॉर्मेशन। तो कौन से गैस्ट्रिक सेल हैं जो क्या काम करते हैं? आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। चीफ सेल, पेराइटल सेल, गोबलेट सेल्स, म्यूकस सेल। ठीक है, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है। गैस्ट्रिक सेल में देखिए, अब देखिए इसका आंसर क्या है। जब हमने आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड किए थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, हमारे पास पेराइटल सेल होते हैं, क्या सिक्रेट करते हैं वो? आईएफ, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। एंड विटामिन B12 किस में इंपॉर्टेंट होता है? आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा गया है, और आरबीसी की फॉर्मेशन को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो बोला कि कौन सा गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प करता है एरिथ्रोपोइसिस में? तो आंसर क्या है? गैस्ट्रिक सेल। चीफ सेल क्या रिलीज करते हैं? चीफ सेल तो आपका पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं। गोबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रेट करते हैं, और म्यूकस सेल तो म्यूकस ही करते हैं। तो एक बार प्लीज इसको पढ़ भी लीजिए यहाँ पे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो इंट्रिंसिक फैक्टर उसे हम कास्टल गैस्ट्रिक फैक्टर भी कहते हैं। ध्यान रखना इसके बारे में। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन प्लीज एक बार रीड कर लीजिए। पेराइटल सेल secrete HCl and castral intrinsic factor. This factor is required for the absorption of the vitamin B12, and vitamin B12 is essential for the maturation of RBC. So indirectly parietal cell help in the erythropoiesis. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो इस साल क्वेश्चन आए थे ना आपकी नीट में, हम वो भी करेंगे आपके। इस साल भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए थे इस बार इस चैप्टर से। प्लीज आप, दिव्यम, आप भी प्लीज कोशिश करो आंसर देने की। मैच ऑफ द फॉलोइंग करना बहुत इजी है।
क्रिप्ट और लिवर करना, अभी भी बताया किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ए का होगा थर्ड। ग्लिन्स एंड कैप्सूल्स कहां पढ़े थे हमने आपके, जो लीवर है, लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारे पास हिपैटिक लोब्यूल्स, और हिपैटिक लोब्यूल्स को एक बाहर से एक शीट कवर करती है, शीट को बोलते हैं ग्लिन्स कैप्सूल, जो कहां प्रेजेंट है, लीवर में। तो बी का हो गया फोर्थ। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस किसको बोलते हैं, हाँ ये चीज सॉरी शायद मैंने आपको नहीं बताई, जो हमारे पास पेनक्रिया है ना, पेनक्रिया के टू पोर्शंस होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन पोर्शन और सेकंड होता है एंडोक्राइन पोर्शन। तो पेनक्रिया का जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, सॉरी 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 रियली सॉरी, जो पेनक्रिया का एंडोक्राइन पोर्शन होता है, एंडोक्राइन पोर्शन को बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो सी का हो गया 1। एंड ब्रूनर ग्लैंड कहां प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी इधर ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं बट कहां पे होते हैं, ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम की भी कौन सी वाली लेयर में होते हैं, सब म्यूकोसा। तो मैच कर लो जो आंसर बनेगा, ए का आपका क्या बन रहा है, ए का बन रहा है थर्ड, तो ए का थर्ड तो जो सब में ही है। बी का बन रहा है आपका फोर्थ, तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, का थर्ड आंसर होगा। दिव्यम आपका फर्स्ट कैसे आया, ग्लिन्सिस कैप्सूल्स आपके लिवर में ही होते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी प्लीज आप ट्राई करो, ऐसे नहीं कि आपको आंसर नहीं देना है, गलत होगा चलो कोई बात नहीं, आप उसके बाद ही सही करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट। कमलप्रीत प्लीज एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगर आपको सही स्टेटमेंट नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे ना गलत से ही पिक कर लोगे। दिव्यम प्लीज आप भी आंसर दो, और आपको इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। अभी भी तो देखो मैंने आपको बताया, ब्रूनर ग्लैंड कहां प्रेजेंट होते हैं, ड्यूडेनम में, जो किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और कौन सी वाली लेयर में होते हैं, सब म्यूकोसा में। तो लास्ट ऑप्शन पढ़िए, देखो क्या लिखा है, ब्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ द स्टमक, स्टमक में नहीं होते, कहां होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, और क्या सिक्रेट करते हैं, पेप्सिनोजन। ये भी गलत है, तो ये हो गया ना गलत आपका। गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन और म्यूकस सिक्रेट करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल म्यूकोसा में प्रेजेंट है, स्टमक में, और एसिड सिक्रेट करते हैं, अभी भी पढ़ा, ये भी ठीक है। एसिनी आर प्रेजेंट इन द पेनक्रिया, ये भी ठीक है। और क्या सिक्रेट करते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये भी ठीक है। हमारे पास जो पेनक्रिया का जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है ना, वहां पे एसिनी प्रेजेंट होता है। और कल हमने सारी आपकी पेनक्रिया की सिक्रेशन पढ़ी थी कि पेनक्रिया क्या क्या सिक्रेट करती है, तो पेनक्रिया हमारे पास कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी सिक्रेट करती है, ठीक है। तो इसका गलत ऑप्शन हो गया आपका फोर्थ। उसके बाद
ये वाला क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कमलप्रीत और दिव्यम आंसर दीजिए। द प्राइमरी डेंटिशन, ठीक है। याद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो क्या क्वेश्चन क्या पूछा है। अच्छा, जो एडल्ट होते हैं उनका उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2123, यही होता है ना। और जो बच्चे होते हैं उनका क्या होता है? 2102। टू क्या होते हैं? इंसिजर, 1 कनाइन, 2 प्रीमोलर और लास्ट होते हैं मोलर। तो ये देखिए हमारे पास एडल्ट है और ये क्या है? ये चाइल्ड का है। तो चाइल्ड में कौन सा टीथ एब्सेंट है? प्रीमोलर। तो प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इज नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। कौन सा टीथ नहीं होता है? प्रीमोलर नहीं होता है। ठीक है, ओके जी। अब ये वाला तो आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब इस साल जो क्वेश्चन आए थे ना वो वाले कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बस लीव कर दूंगी मैं। 1 मिनट, मुझे बस ओपन करने दीजिए उसको। एक आपका है 36 क्वेश्चन, 36। आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना था। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही। दिव्यम आप भी आंसर दो, आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? आपको यहाँ पे करेक्ट बताना था कि पहला ऑप्शन क्या है? सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल। तो सिरोसा जो है वो इनर मोस्ट नहीं होती, कौन सी होती है? आउटर मोस्ट होती है। बी कह रहा है इलियम इज हाईली कॉल्ड, बिल्कुल ठीक है। सी कह रहा है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स राइज फ्रॉम ड्यूडेनम। क्या ड्यूडेनम से राइज होता है? ये राइज होता है सीकम से। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका इलियम जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है।
स्मॉल में नहीं होता, तो करेक्ट आंसर होगा बी। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 45। बहुत इजी क्वेश्चन है, कल से काफी बार कर लिया अब तक हमने, कि जो आपका एंजाइम एंटीरोकाइनेज है। अच्छा ये बताइए एंटीरोकाइनेज रिलीज कहाँ से होता है? हमारे पास जो एंटीरोकाइनेज एंजाइम है वो रिलीज होता है कहां से? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसकी म्यूकोसा वाली लेयर से रिलीज होता है। कहां पे एक्ट करता है? ट्रिप्सिनोजन पे, और किस में कन्वर्ट करता है उसको? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिनोजन कहां से सीक्रेट होता है? ये होता है आपका पेनक्रियास से। तो पेनक्रियास से ट्रिप्सिनोजन रिलीज हुआ, एक्टिवेट किसने किया? स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेशन हुई एंटीरोकाइनेज की, उसने किया। ठीक है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है? एचसीएल करता है, ये नहीं करता है। कैसिनोजन को कैसीन में एक्टिवेट भी एचसीएल ही करता है। प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड, इसका एंटीरोकाइनेज का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे तो मल्टीपल एंजाइम एक्ट करते हैं। ठीक है, तो जहां तक मेरा ख्याल है आपके यही दो क्वेश्चन थे इस बार के, इस चैप्टर से आए हुए। बाकी हाँ बस, ठीक है, तो आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। तो अब आपका, जैसे मैंने कहा था कि कल आपका टेस्ट होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। ऐसे उसमें कुछ आपके सेल वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो आप एक काम करना, सेल वाला चैप्टर दोबारा रिवाइज करना, वो वाला भी साथ में मैं आपको डालूंगी। तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन और प्लस आपका सेल, मतलब आपके सेल के दोनों चैप्टर, तो अच्छी तरीके से पढ़ना उसको। कल आपका 2:30 टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आपका परसों से आपका रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, चलो फिर, ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम, बाय बाय।